हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं काकोली और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्यों ना हम बेल पढ़े। तो क्रिमिनल लॉ में एफआईआर पढ़ते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते ही हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन होता है वो है बेल। कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो इवन मुझे भी होती थी वो ये थी कि बेल कितने टाइप के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन कि कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन से टाइप की बेल आप ले सकते हो। तो क्यों ना 8 से 10 मिनट के अंदर, बस उतना टाइम आप दे दो, उसमें हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ बेल और किस किस स्टेज पे बेल दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि बेल होता क्यों है, ये कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक अदरवाइज प्रूव ना हो कि आपने कोई क्राइम किया है, लॉ तो आपको इनोसेंट ही मानता है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट रूल और है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। सो इंडिया में ये हम बहुत फॉलो करते हैं कि जहां भी पॉसिबल हो, जजेस बिल्कुल ट्राई करते हैं कि बेल दे दी जाए, अगर वो डिस्टर्ब ना करे बाहर जाके या टैंपर ना करे विटनेसेस या एविडेंसेस को। तो ऑफ कोर्स तो बेल को है वो जनरल रूल माना जाता है और जेल जो है उसे हम एक्सेप्शन मानते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस में हम आपको जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बेल और उससे जुड़ी हर एक चीजें। तो इस एक वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा बेल के बारे में। तो यहाँ पे हम बहुत तरह के बेल डिस्कस करने वाले हैं, एंटिसिपेटरी, रेगुलर, डिफॉल्ट, इंटरिम, ऑल इन वन फ्लो चार्ट। एक चार्ट और सारे बेल विथ स्टेजेस आपको याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। सो सबसे पहले तो पुलिस में अरेस्ट यू टुमारो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है या ऑलरेडी अरेस्ट हो जाते हो, ठीक है, या फिर चार्जशीट फाइल नहीं होती इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस खत्म करता है तो उसके बाद चार्जशीट फाइल होता है कोर्ट में, जिसके बाद ही ट्रायल चालू हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस आपको दिख रहे हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आंसर होता है बेल। ठीक है, तो अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो आप पुलिस से या फिर कोर्ट से रेगुलर बेल मांग सकते हो। बेलेबल ऑफेंस है तो और जल्दी मिल जाता है। और ऑलरेडी अरेस्टेड, ठीक है, मतलब कि अगर आप अरेस्ट होने वाले हो तो एंटीसिपेटरी बेल लगा दो तो आप अरेस्ट ही नहीं होगे, आपको बचा लेगा वो। ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हो तो फिर रेगुलर बेल, जैसा मैंने बोला, वो कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा और नो चार्जशीट फाइल में डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। देखो, बहुत तरह के बेल होते हैं, होता है ना कंफ्यूजन। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं इन सब चीजों को। सो व्हाई डज बेल एग्जिस्ट? क्योंकि अरेस्ट का मतलब गिल्ट नहीं होता, सिर्फ अरेस्ट हो रहे हो, अभी पूरा ट्रायल होगा, उसके बाद जज डिसाइड करता है कि आप कन्विक्टेड होगे कि आप एक्विट हो जाओगे। ठीक है, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है वो कन्विक्टेड नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एन अरेस्ट ओनली स्टार्ट्स द लीगल प्रोसेस, इट इज नॉट फाइंडिंग ऑफ रॉन्ग डूइंग। और आर्टिकल 21 जो है वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को गवर्न करता है। तो बेल का कॉन्सेप्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है वो आर्टिकल 21 से आता है। और आर्टिकल 21 में तो इतने सारे सब राइट्स, जैसे आपके राइट टू प्राइवेसी, देन राइट टू क्लीनर एनवायरनमेंट, राइट टू स्लीप, ये सारी चीजें आर्टिकल 21 में आती ही है। ठीक है, और फिर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जैसे कि मैंने बोला कि एवरी पर्सन, एवरी अक्यूज्ड, वो अभी कन्विक्टेड नहीं है क्योंकि ट्रायल खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और इसी के साथ बेल बैलेंसेस टू इंटरेस्ट, एक तो इंडिविजुअल लिबर्टी ऑन वन साइड और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑन दी अदर, ये दोनों चीजें। तो आपको ये याद रखना है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं पूरा कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्टेज के बाद आपको कौन सी बेल मिल रही है और वो बेल क्या है। ठीक है, बस इतना आप याद कर लो, आपको हर एग्जाम में काम आ जाएगा। सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर रजिस्टर होती है, और कौन से ऑफेंसेस में? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, मतलब सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस में, जहां पुलिस जो है वो बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है क्योंकि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है कमिट, जैसे कि मर्डर, रेप या कोई भी सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोविजन क्यों लाया गया है कि आपको अरेस्ट वारंट नहीं लेने की जरूरत है मजिस्ट्रेट से, क्योंकि अगर पुलिस टाइम वेस्ट करता है अरेस्ट वारंट निकलवाने में मजिस्ट्रेट के पास जाकर, तब तक जो अक्यूज पर्सन होगा वो भाग चुका होगा। तो इस चीज से बचने के लिए अरेस्ट वारंट कंपलसरी नहीं होता और बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अनलाइक इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फाइन, तो अब अगर आपको लग रहा है कि एफआईआर फाइल हुआ है आपके अगेंस्ट और आप अरेस्ट अब हो सकते हो, पुलिस तो आपको ढूंढने आएगी ही, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है
एंटिसिपेटरी बेल फाइल करना बिफोर अरेस्ट, जो कि आता है सेक्शन 482 BNSS में। तो एंटिसिपेटरी बेल मतलब आप एंटिसिपेट कर रहे हो, अप्रहेंड कर रहे हो कि आप अरेस्ट होने वाले हो, तो उससे पहले ही आप सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हो अपने वकील के थ्रू। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में ही ये फाइल होते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग अमाउंट होता है एंटिसिपेटरी बेल फाइल करवाने का। फाइन। तो यहाँ पे जो एंटिसिपेटरी बेल है उसमें आप अरेस्ट से बचोगे। उसके बाद आता है पुलिस अरेस्ट द अक्यूज्ड। अब मान लो एंटिसिपेटरी बेल जो है आपको नहीं मिली, ठीक है, मिल गई तो फिर आप अरेस्ट नहीं होगे, बिना आपको अरेस्ट किए फिर बाकी के सारे प्रोसीजर चलते रहेंगे। लेकिन अगर एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट नहीं देता है तो तब पुलिस जो है उसने आपको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और फिर अब पुलिस डिसाइड करती है, देखती है कि ये जो हमने अरेस्ट किया है, अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल। यस, आपके बीएनएसएस के जो कि पहले सीआरपीसी था, ठीक है, बीएनएसएस जो कि पहले सीआरपीसी था, इसमें एक स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल 1। यहाँ आपको मिल जाएंगे वो सारे ऑफेंसेस कि वो उनका क्लासिफिकेशन क्या है। हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल भी हो, नॉन बेलेबल भी हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो भी नॉन बेलेबल हो या बेलेबल हो। तो जरूरी नहीं होता है कि हर कॉग्निजेबल या सीरियस ऑफेंस हमेशा नॉन बेलेबल हो, कुछ बेलेबल भी होते हैं। इसका पूरा क्लासिफिकेशन शेड्यूल 1 में दिया गया है। ठीक है, तो पुलिस वही देखती है, अगर पुलिस को पता चला कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो मतलब कि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है वो आपका राइट बनता है कि आप हक से मांग सकते हो कि मुझे बेल चाहिए। ठीक है, तो वहां पे पुलिस जो है वो पुलिस कैन ऑल्सो ग्रांट यू बेल, पुलिस भी आपको ग्रांट दे सकती है, इसे हम बोलते हैं पुलिस स्टेशन बेल। ठीक है, तो इसके तहत आप बिल्कुल बेल मांग सकते हो पुलिस से ही। फाइन। और अगर मान लो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो पुलिस आपको बेल दे ही नहीं सकती। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन बेल नहीं मांग रहे हो लेकिन आपका ऑफेंस बेलेबल है, तो आप चाहो तो पुलिस से भले ही बेल ना मांगो, लेकिन पुलिस का एक काम रहेगा कि जैसे ही आप अरेस्ट होते हो, ठीक है, चाहे बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो, आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना, आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर मान लो वीकेंड है और कोर्ट बंद भी है, तो आपको पुलिस फिर या तो जज जो है वो अपने रेसिडेंस पे बुला लेगा। लेकिन ये एक मिथ है कि वीकेंड है तो फिर आप 2 दिन तक अंदर ही बंद रहोगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर पुलिस स्टेशन बेल आपको नहीं मिली, आपने नहीं मांगी, हालांकि पुलिस बताता है कि बिल्कुल पुलिस का ही ड्यूटी है बताना कि ये बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, अदरवाइज अगर पुलिस आपको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा रही है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर लेके जा रही है, तो फिर आप मजिस्ट्रेट से भी डिमांड कर सकते हो कि क्योंकि ऑफेंस बेलेबल है तो आप मुझे बेल दे दो। फाइन, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पे होगा, लेकिन अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो वो आपका राइट हो जाता है, तो आपको बेल मिल ही जाती है। फाइन, तो इसे हम काइंड ऑफ रेगुलर बेल ही बोलते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इनके अलावा जो बेल आप बीच बीच में ले रहे हो वो सारे आपके रेगुलर बेल होते हैं। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि बेल मिल गया तो ठीक, ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फिर पुलिस जो है पुलिस कस्टडी में जो लेगी, ठीक है, 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती है, तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आप मेरा वीडियो देख सकते हो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जहां मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है। तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होता है, और 24 घंटे इसलिए क्योंकि पुलिस का काम है उन 24 घंटों में पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का। अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगता है, जो कि होता है 15 दिन का। और इन 15 दिन में आप पुलिस के लॉकअप में रहते हो, पुलिस कस्टडी में। ठीक है, लेकिन अब बीएनएसएस के आने के बाद अब क्या होता था कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तो उसको जो जज है वो एक्सटेंड कर सकता है 60 या 90 डेज तक, डिपेंड करता है सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस पे। ठीक है, तो उस पे ये दोनों डिपेंड करते हैं। तो अब ये जो 15 दिन है ना, पहले तो यही सीक्वेंस था कि 24 आवर्स, 15 दिन, फिर 60 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है, फिर चार्जशीट फाइल होगा। लेकिन अब बीएनएसएस के आने के बाद ये जो 15 दिन है वो 60 या 90 में से किसी भी दिन पुलिस उठा सकती है। मतलब ये 60 और 90 दिन आप जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट किए जाते हो, जेल में, जो कि कोर्ट के सुपरविजन के अंदर होता है, पुलिस के सुपरविजन के अंदर नहीं। तो वहां से 15 दिन के लिए पुलिस आपको कभी भी उठा के वापस पुलिस कस्टडी में ला सकती है, और आपको इतने दिन तो मिल ही रहे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है,
तो ये होता है कुछ आपका कस्टडी, जो हम इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फाइन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब अगर आपको रेगुलर बेल नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल अरेस्ट होगे। अगर पुलिस कस्टडी में रखना चाहती है तो पुलिस कस्टडी में रहोगे या फिर जुडिशियल कस्टडी में रहोगे। ठीक है, और आपकी कस्टडी में रहते तक में पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करना होगा, बस इतना याद रख लो। फाइन। और उसके बाद जो है चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर। तो अगर इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में खत्म नहीं होता किसी भी, जो कि अब 60 या 90 दिन में से किसी भी दिन पुलिस आपको 15 दिन के लिए उठा सकती है, जेल से वापस ला सकती है पुलिस लॉकअप में। तो मैक्स टू मैक्स 90 डेज, ठीक है, या 60 डेज, वो सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस पर डिपेंड करता है, तब तक ही इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दिया जाता है पुलिस को। अगर इन 60 या 90 दिन में पुलिस चार्जशीट फाइल कर लेती है तो ठीक है, ट्रायल चालू हो जाएगा और जो भी आपका अक्यूज पर्सन होगा वो जुडिशियल कस्टडी में ही रह जाएगा, जेल में ही रहेगा, अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के। ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के, क्योंकि अभी तक जजमेंट नहीं आया तो हमें नहीं पता कन्विक्ट होगा कि एक्विट होगा। फाइन। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है पुलिस तो फिर मिल जाता है डिफॉल्ट बेल। ये होता है स्टैट्यूटरी राइट, क्योंकि आपके अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिले पुलिस को, चार्जशीट नेगेटिव आया है। ठीक है, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा पुलिस और फिर एक डिफॉल्ट बेल मिलती है अक्यूज पर्सन को। अगर यहाँ पे ऑलरेडी उसे बेल नहीं मिली हुई है तो, और वो कस्टडी में, बेल मिली हुई है तो फिर वो बेल पे ही कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब चार्जशीट तो फाइल ही नहीं हुआ तो ट्रायल कैसे होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी बेल मिला हुआ है तो वो वैसे ही स्टेट में रहेगा। अदरवाइज अगर वो अभी भी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। ठीक है, और फिर बेल प्ली कैन नॉट बी डिसाइडेड इमीडिएटली। अब मान लो कि अब डिफॉल्ट बेल नहीं मिली, चार्जशीट फाइल हो गई पॉजिटिव, तो ट्रायल स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से अब ट्रायल स्टार्ट हो गया चार्जशीट फाइल होने के बाद, जिसमें सारे चार्जेस एंड ऑल लिखे हुए हैं। तो जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, मतलब एक्नॉलेज करता है कि अब मैं ट्रायल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बीच बीच में कहीं कहीं पे आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हो रेगुलर बेल के लिए। रेगुलर बेल यानी, और जिस समय कभी भी अगर मजिस्ट्रेट या जज कंफ्यूज हो कि हम इसे दे सकते हैं बेल कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम तक, जब तक मेन एप्लीकेशन बेल का डिसाइड नहीं होता, तब तक इंटरिम बेल मिल सकती है, जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होती उस बेल एप्लीकेशन की। ठीक है, तो जब तक मेन बेल, मतलब आपकी जो रेगुलर बेल होती है, ये सारे आपके मेन बेल एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप मेन बेल एप्लीकेशन फाइल करते हो, ये बहुत ही मेन होता है बेल एप्लीकेशन। जब तक ये फाइल ना हो तब तक अगर कंफ्यूज है जज, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंटरिम मतलब टेम्पररी बेल दे देगा, जब तक फाइनल हियरिंग उस बेल एप्लीकेशन की डिस्पोज ऑफ नहीं होती। फाइन। तो ट्रायल के दौरान ही ये सारी चीजें आती है। रेगुलर बेल जो है वो डिफॉल्ट या एंटिसिपेटरी को छोड़ के जहां जहां आप जो बेल ले रहे हो यूजुअली वो रेगुलर बेल में फॉल कर जाता है। ठीक है, फिर जजमेंट आ जाता है एंड देन अक्यूज जो है वो या तो कन्विक्ट होगा या फिर एक्विट होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर अब मान लो वो कन्विक्ट हो गया, तो कन्विक्ट होने के बाद अब वो अपील फाइल करेगा। तो जब वो अपील फाइल करता है, ठीक है, तो तब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस प्लस बेल पेंडिंग अपील। ठीक है, तो उस समय जो है आपका या तो सस्पेंशन के लिए वो अपील कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी बेल के रिगार्डिंग वो अपील कर रहा है कि ये बेल एप्लीकेशन मेरा अभी भी पेंडिंग था ही, तो आप अभी इस पे कुछ मेरे को सही से डिसीजन बता दो कि मेरा बेल मुझे मिलेगा कि नहीं। तो अपील के बाद भी ऑफ कोर्स बेल के लिए वो लगा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसेस दिखता है। फाइन, तो याद रहेगा आप सबको। तो चलो एक एक करके बस इन बेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल होता है आपका बिफोर अरेस्ट, जो आप एंटिसिपेट करते हो सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस में। तो यहाँ पे एफआईआर फाइल हुआ, आपको डर लगा कि आप अरेस्ट हो सकते हो, तो आप सेशंस या फिर हाईकोर्ट में अप्लाई करते हो एंटिसिपेटरी बेल के लिए और प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सॉर्ट बिफोर अरेस्ट टेक्स प्लेस, प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट, और मोस्टली फॉल्स इम्प्लीकेशन केसेस में अगर आप पे झूठा एफआईआर फाइल किया गया है तो सबसे अच्छा तरीका है एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो प्रिवेंशन ओवर क्योर पे जो है आपका एंटिसिपेटरी बेल जो है वो वर्क करता है। ठीक, अब अगला है रेगुलर बेल। ये हमेशा आफ्टर अरेस्ट होता है कभी भी। ठीक है, डिफॉल्ट बेल हमेशा चार्जशीट से रिलेटेड होता है, तो जहां चार्जशीट फाइल नहीं हुआ डिफॉल्ट बेल, और जो आपका एंटिसिपेटरी बेल है वो बिफोर अरेस्ट प्रोविजन है। आफ्टर अरेस्ट में कहीं पे भी जो आप बेल एप्लीकेशन डालते हो या मांगते हो रेगुलर बेल में ही यूजुअली फॉल करता है। तो अरेस्ट हुआ, पुलिस कस्टडी में गए, और अगर जुडिशियल कस्टडी में भी हो तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो हमने शुरू में पढ़ा था कि अरेस्ट हुए और पुलिस स्टेशन बेल आपने नहीं ली, ठीक है, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए जाओगे 24 घंटे के अंदर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रेगुलर बेल हियर। तो बेल यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस के केस में, इज इट राइट? और पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट मस्ट रिलीज दी अक्यूज। तो या तो आप पुलिस के सामने पुलिस स्टेशन बेल की मदद से छूट जाओ, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो 24 घंटे के अंदर आपको सबसे पहले लाया जाएगा तब आप अप्लाई कर दो, और उन्हें आपको बेल देनी ही पड़ेगी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस होगा ये। ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड्स ऑन मेरिट्स, डिपेंड्स ऑन सीरियसनेस ऑफ कॉज। आप भागोगे तो नहीं, उस पर डिपेंड करेगा, और विटनेस टैंपरिंग पे। पर बेलेबल ऑफेंस में बेल हमेशा मिल ही जाती है। ठीक है, फिर आते हैं डिफॉल्ट बेल पे, जहां पे जैसे मान लो इन्वेस्टिगेशन डिले हो गया और चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं हुई, 187 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। तो यहाँ पे अरेस्ट हुए थे, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था। ठीक है, कैसे इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर प्रोड्यूस किए गए, खत्म नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने और 15 दिन की मोहलत मांगी, और ये 15 दिन 60 या 90 दिन में से कभी भी वो ले सकता है। तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस पर डिपेंड करता है, जो जज है वो 60 दिन का परमिशन दे रहा है कि 90 दिन का, और इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी ही है, फिर चार्जशीट फाइल करना है। तो इनमें से कोई भी 15 दिन पुलिस आपको उठा के वापस पुलिस कस्टडी में शिफ्ट कर सकती है। इसमें आप हमेशा जुडिशियल कस्टडी में होते हो, और 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में होते हो। ठीक है, मतलब लॉकअप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर इन दिनों के अंदर आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए तो फिर आपको डिफॉल्ट बेल मिलता है, बिकॉज नॉट बिकॉज द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, पर क्योंकि पुलिस कैन नॉट कीप अ पर्सन इन कस्टडी बहुत ही लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो अक्यूज है वो इनोसेंट प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आप किसी को भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं बंद रख सकते हो। ठीक है, दैट टू विदाउट ट्रायल, प्रिवेंटिव डिटेंशन इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंटरिम बेल पे। तो जब तक मेन बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता, अब मान लो ट्रायल स्टार्ट हो गया और आपने फिर से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, बट कोर्ट को समझ नहीं आ रहा है और कोर्ट टाइम मांग रहा है कि डिसाइड करना है इस पे, तो करेंगे। ठीक है, तो जब तक वो बेल एप्लीकेशन की हियरिंग खत्म नहीं होती तब तक कोर्ट को अगर टाइम चाहिए डिसाइड करने पे उस पर, तो कोर्ट एक टेम्पररी बेल दे देगा फाइनल हियरिंग तक। तो interim bail is simply temporary relief granted until the main bail application is decided. तो ये एक ब्रिज है, वर्डिक्ट नहीं है। ठीक है, until real hearing हो नहीं जाती। उसके बाद बेल आफ्टर कन्विक्शन, मतलब पोस्ट कन्विक्शन जो है, आप जब अपील फाइल करने वाले हो, तो कन्विक्शन हुआ, अपील फाइल्ड, ठीक है, फिर सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड किया गया, और तब तक के लिए आप बेल पे रिलीज हो गए। अगर अपील में आपका जो सेंटेंस है सस्पेंड कर दिया गया, मान लो आपको 10 साल की सजा मिली है, एंड इसलिए आपने इसी पर्टिकुलर कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील की है, तो जो अपेलेट कोर्ट है उसने आपके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने का मतलब तब तक के लिए आप रिलीज हो जाओगे ऑन बेल, इसे बोलते हैं बेल आफ्टर कन्विक्शन। ठीक है, सो द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नो लॉन्गर अप्लाइज, कोर्ट ग्रांट्स बेल ओनली आफ्टर सस्पेक्टिंग दी, दैट इज सस्पेंडिंग दी सेंटेंस। ठीक है, सस्पेंड करता हुआ। तो यहाँ पे अब ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला चीज नहीं आता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑफेंडर है वो कन्विक्टेड है, मतलब प्रूव हो गया है कि आप गिल्टी हो। तो हम आपको अब इनोसेंट नहीं मान रहे, पर आपको ये बेल सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया आपका सेंटेंस फॉर सम रीजन, कि हो सकता है कुछ नई चीज पता चली हो कोर्ट को एंड ऑल। ठीक है, जब तक आपका जो अपील है उसका आउटकम नहीं आता। अपील का आउटकम जब आएगा तब तो हम और देखेंगे, एविडेंसेस और स्टडी करेंगे ही। ठीक है, तो तब तक के लिए आप बेल पे जा रहे हो, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एंड हो जाता है। अब रिलीफ सिर्फ अपील पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ये चीजें याद रखनी है। बस ये टेबल आप अच्छे से याद कर लो कि फियर ऑफ अरेस्ट, एंटिसिपेटरी बेल, अरेस्ट हो गए तो रेगुलर बेल, बेलेबल ऑफेंस है तो बेल एज अ राइट। तो रेगुलर बेल आप अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए फाइल कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको एज अ राइट बेल मिल जाएगी। फिर आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोर्ट का डिस्क्रिशन, चार्जशीट डिलेड, डिफॉल्ट बेल, और टेम्पररी रिलीफ नीडेड तो इंटरिम बेल आ गया, और कन्विक्टेड हो तो फिर बेल पेंडिंग अपील, मतलब जब तक अपील डिसाइड नहीं होता तब तक आपको बेल मिल जाएगी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लाया है राजस्थान एपीओ कोर्सेज। ठीक है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स के लिए एक चीज मिल रही है, जहां आपको इंग्लिश प्लस हिंदी
दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मैंने कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्लासेस मिल रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, न्यूज एंड अपडेटेड, दैट इज न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस मिल रहा है, ई बुक्स एंड क्लास नोट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहा है। और तो और ये प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन के लिए है, जहां इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल रही है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस, ई बुक्स, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट इसमें ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रेप होता है ये, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक्यूरेसी मिलता है, आपकी स्पीड बढ़ती है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 15% ऑफ भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करोगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके अराउंड, तो आप हमारे आईवीआर नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करती हूँ आज का ये क्लास जो कि बेल पे था। आई होप आपको स्टेजेस और टाइप्स ऑफ बेल बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। इस वीडियो को आप हमेशा रेफर कर सकते हो जब भी आप कंफ्यूज होते हो बेल में, और कोई भी क्वेरी हो तो डू कमेंट अस और मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।